डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले उस पर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं आपको। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, निशानिकों तथा अवयवों के अनुप्रयोग। आपने डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब दोनों का इसके पहले आपने एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा अलग से और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट भी पढ़ा है। आज दोनों को हमने साथ में लिया है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, यानी दोनों का एक साथ प्रयोग होगा। कभी डिटर्मिनेंट उसमें आएगा, कभी मैट्रिक्स आएगा। तो इन दोनों का प्रयोग जो है हमने शुरू में बताया था, जब हम आपको मैट्रिक्स पढ़ाना शुरू किए थे तो उसी वक्त बताया गया था कि मैट्रिक्स की जो ईजाद हुई है, खोज हुई है, डिटर्मिनेंट की जो खोज हुई है, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहे इन 2 वेरिएबल हो, 2 चर राशि में हो, चाहे इन 3 वेरिएबल हो, उनका मान निकालने के लिए, वेरिएबल का मान निकालने के लिए ही मैट्रिसेस की खोज हुई, डिटर्मिनेंट की खोज। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन कहते हैं किससे हैं? इन वेरिएबल। तो आप देखिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू, अगर सी लिखा हुआ है तो यहाँ x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, यानी 2 वेरिएबल है। इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर राशि में, 2 चर राशि में रैखिक समीकरण इसे कहेंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ है, 3 चर राशियां हैं, ax प्लस वाई वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, यानी 3 चर राशि में रैखिक समीकरण। अब वेरिएबल एक्स वाई या एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड हो गए। वेरिएबल का मान निकालने के लिए अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 समीकरण होगा, तभी हल करेंगे, एक्स वाई निकलेगी। तो जब 2 समीकरण हो जाएगा, सपोज 2 वेरिएबल में a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी। इसे कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या कहेंगे इसे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चर राशि में, 2 चर राशि में रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय। ऐसे ही ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड में 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल को निकालने के लिए, इसको डिटरमिन करने के लिए, इसका मान निकालने के लिए 3 समीकरण लेने पड़ेंगे। 3 वेरिएबल है तो 3 समीकरण लेंगे
उसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, यानी लाइक दिस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, यानी 3 चर राशि में 3 चर राशि में रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय। अब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्सेस के यूज से हम इन, चाहे सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन हो, चाहे सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन हो इन 3 वेरिएबल, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के प्रयोग से वेरिएबल x, y और z का मान निकाला जा सकता है। अब अगर इनका मान निकल जाता है, x, y, z की वैल्यू निकल जाती है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, और नहीं निकलती है तो हम कहेंगे डज नॉट यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन निकलता है यानी वैल्यू x, y, z की निकल जाती है, तो हम ये भी कहेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट, क्या कहेंगे, समीकरण का निकाय संगत कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, यदि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, यानी x और y, z की वैल्यू निकाली जा सकती है। हम जब डिटरमिनेंट पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हमने डिफिनेशन में भी बताया था कि डिटरमिनेंट डिटरमिन्स whether the system of linear equations in 2 variable or 3 variable solution exist और नॉट एग्जिस्ट, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का मान निकलता है कि नहीं, या हल है कि नहीं है निकाय का, यही जो है डिटरमिनेंट डिटरमिन करता है, निर्धारित करता है। आप यूं भी कह सकते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन का नेचर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या नेचर होगा, यानी सॉल्यूशन आप जानते हो 3 तरह का सॉल्यूशन होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, समीकरण निकाय का। वो सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है, दूसरा सॉल्यूशन इनफाइनेटली मेनी यानी अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तीसरी कंडीशन है कि उस निकाय का कोई सॉल्यूशन ना हो, कोई हल। तो इस तरह से 3 सिचुएशन पैदा होती हैं। किसी समीकरण निकाय के या तो हल उसका यूनिक होगा यानी अद्वितीय होगा, या उसका हल नहीं होगा, या तीसरा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यानी अनंत हल होंगे। क्लियर? तो 3 सिचुएशन। तो अब जो है ये डिटर्मिनेंट ही डिटरमिन करता है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की मदद से ये निकाला जाता है। तो हम चाहें, अच्छा, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण निकाय का अगर सॉल्यूशन निकल रहा है यानी यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, उसका सॉल्यूशन यूनिक है, तो हम कहेंगे कि समीकरण निकाय जो है कंसिस्टेंट है यानी संगत है। तो हम लिख सकते हैं कोई समीकरण निकाय रैखिक समीकरण निकाय रैखिक समीकरण निकाय रैखिक
समीकरण निकाय संगत माने कंसिस्टेंट कहलाएगा यदि समीकरण निकाय का हल का अस्तित्व है। समीकरण निकाय का अगर हल निकल रहा है, उसका एग्जिस्टेंस है, तो उस समीकरण निकाय को हम कहेंगे संगत कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे इंग्लिश में इसको, अ सिस्टम ऑफ linear equation is said to be consistent if its solution exist यानी अगर इसका सलूशन निकाला जा सकता है। और ये कैसा सलूशन? दैट इज यूनिक सलूशन। क्लियर? दूसरा है असंगत। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण निकाय असंगत कहलाएगा। रैखिक समीकरण निकाय असंगत माने इनकंसिस्टेंट कहलाएगा यदि समीकरण निकाय के अनंत हल या कोई हल ना हो। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा इससे और क्लियर होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be inconsistent if its solution is infinite or no solution। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहे 2 वेरिएबल में हो चाहे 3 वेरिएबल में हो, ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, संगत कहलाएगा यदि इसका सलूशन यूनिक हो, अद्वितीय हल हो। और ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा यदि इसका सलूशन यूनिक ना हो, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सलूशन उसके हों या उसके नो सलूशन हो, यानी कोई भी हल ना हो या अनंत हल हो। तो कोई भी हल ना हो या अनंत हल हो तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, उस रैखिक समीकरण निकाय को क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। जिसका यूनिक सलूशन हो, अद्वितीय हल हो, उसे क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा,
आपसे पूछा जाएगा बताइए कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये रैखिक समीकरण निकाय संगत है कि असंगत। अब इसको चेक कैसे करेंगे? इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो हम जो है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आइए अब देखते हैं। लिखेंगे सिस्टम ऑफ जो है दिया हुआ है 3 चर राशि में रैखिक समीकरण निकाय को लिखेंगे 3 चर राशि में समीकरण निकाय को मैट्रिक्स आव्यूह रूप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर यही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड के जो कोएफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, उनको ऐसे लिख लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और एक्स वाई जेड लिख लेंगे। वेरिएबल्स को लिख लिया, इक्वल टू कांस्टेंट लिख लेंगे। कांस्टेंट है D1 D2 D3। ये तो हमने 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, जहां कैपिटल ए इक्वल टू, ये मान लेंगे कि कैपिटल ए क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमने मान लिया। और इसको x मान लेंगे, कैपिटल X इक्वल टू एक्स वाई जेड। इसको मान लेंगे ax इक्वल टू, इसको b मान लेंगे, कैपिटल B इक्वल टू D1 D2 और D3 मान लेंगे। तो देयरफॉर इसका मैट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, आव्यूह समीकरण बन जाएगा। अब देखो, इसको हमने A मान लिया, इसको x मान लिया, इसको b मान लिया, देयरफॉर ax इक्वल टू b आ जाएगा। अब ax इक्वल टू b की सहायता से हम इनवर्स मैट्रिक्स A निकालेंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ax इक्वल टू b निकालेंगे। ये हो गया। तो अब सवाल उठता है, आप जानते हो कि इसमें जो है सबसे पहले हम जो है क्या निकालेंगे, इसको चेक करने के लिए कि हमारा जो है ये मैट्रिक्स ए जो है इसका सलूशन कैसा होगा, सलूशन का नेचर कैसा होगा, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, या और चेक करते हैं पहले इससे हम ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या देखते हैं, क्या है ए इक्वल टू, हाँ यदि, अब इसमें जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है, इसमें 2 केस हो सकते हैं, 2 स्थितियां हो सकती हैं कि पहली स्थिति में डिटर्मिनेंट ऑफ की वैल्यू की क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है 0 आ जा रही है।
तो अब दोनों स्थितियों के लिए हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ जो है इनवर्स चूँकि हमको निकालना है तो इसको और ये भी कर सकते हैं, ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करने पर आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स ए आइडेंटिटी हो जाएगा इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोई उस पर असर नहीं पड़ेगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स क्या है हमारा, एक्स वाई जेड, यानी एक्स में वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एलिमेंट। हमें एक्स और जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में है, तो हमें एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालना है। इसी से डिटरमिन होगा कि हमारा जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन कैसा है, उसका नेचर क्या है, यानी सलूशन होगा कि सलूशन नहीं होगा, कि इनफाइनाइटली मेनी सलूशन होंगे। क्योंकि डिटर्मिनेंट डिटरमिन करता है कि वेदर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज हैज सलूशन और नॉट और नो सलूशन और इनफाइनाइट सलूशन। डिटर्मिनेंट determines whether the system of linear equation has solution or no solution or infinitely many solution। क्लियर? तो अब x इक्वल टू ए इनवर्स बी से हम जो है x की वैल्यू यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब हमें ए इनवर्स मालूम करना है तो इसके लिए सबसे पहला काम अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ दो स्थितियां हो सकती हैं। स्थिति 1 यानी केस फर्स्ट, दो स्थिति हो सकती है, डिटरमिनेंट आपको निकालना है। पहली स्थिति केस फर्स्ट, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है यानी नॉट इक्वल टू 0 आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स आव्यूह ए यानी नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणी आव्यूह ए व्युत्क्रमणी यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसी का मतलब हुआ implies that system of linear equation has unique solution, यानी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। implies that, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण निकाय संगत है। रैखिक समीकरण निकाय क्या है, संगत है, यानी कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब जब ये
चीज़ हो गई। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी में हम ए इनवर्स निकाल लेंगे और बी हमारा यहाँ पर ही है, ए इनवर्स इंटू बी फाइंड करेंगे और एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड रख देंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी। तो केस फर्स्ट हमारे सिलेबस में केस फर्स्ट ही वो ज़्यादा फोकस करना है, सेकंड में नहीं उतना, लेकिन फिर भी अब हम बता रहे हैं केस सेकंड क्या है। स्थित सेकंड, केस सेकंड, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला, क्या आ गया, 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 जब आया तो हम कह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, या हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो यहाँ जो है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका अपोजिट इनकंसिस्टेंट होता है, तो हमें नहीं कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या समीकरण निकाय इनकंसिस्टेंट है या क्या है, असंगत। असंगत नहीं कहेंगे, बल्कि अब इसमें भी दो केस है। हाँ, इतना कह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ए जो है ये हमारी व्युत्क्रमणीय थी, अव्युत्क्रमणीय, ए अव्युत्क्रमणीय, अव्यूह माने सिंगुलर मैट्रिक्स। It means it has no solution. Solution does not exist. अब इसमें भी दो केस होता है। तो अगर ऐसा आ जाए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए तो पहला काम हम ये करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिटरमिन करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तो आप निकालना जानते हो। तो अब इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ भी दो सिचुएशन हो सकती है। नंबर एक, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तथा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो आ गया हमारा, तो हमने कहा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू अगर 0 नहीं आई है, दैट इज नॉन जीरो आई है, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सलूशन नहीं होगा। इंप्लाइज दैट समीकरण निकाय का कोई हल, यानी नो सलूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कोई हल नहीं होगा, तो इसका मतलब हुआ कि समीकरण निकाय क्या है हमारा, इनकंसिस्टेंट है। इंप्लाइज दैट समीकरण निकाय क्या है, इनकंसिस्टेंट माने असंगत, इनकंसिस्टेंट होगा।
बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा केस कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू 0 एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू भी 0 आ जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। दूसरा केस, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस, यानी सेकंड में फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। यदि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 तथा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू भी 0 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, implies that समीकरण निकाय संगत या असंगत दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन है, यानी निकाय हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकता है और असंगत यानी इनकंसिस्टेंट, असंगत। अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ गया तो समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है, दोनों में से, दोनों के चांसेस हैं। तो अब अगर संगत है तो समीकरण निकाय अगर संगत है तो इसका मतलब हुआ कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी अनंत हल होंगे। implies that is समीकरण निकाय के अनंत हल यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक, और अगर असंगत है इस केस में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो चाहे 2 वेरिएबल का हो चाहे 3 वेरिएबल का हो, उसको हल करने का हमने तरीका बताया डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के यूज से। उसके लिए हमने क्या बताया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्स के वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम ए लिख लेंगे और उसके बाद वेरिएबल को एक्स लिखेंगे और कांस्टेंट को बी लिख देंगे। तो ए एक्स इक्वल टू बी जो आया ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म कहलाता है, आव्यूह रूप कहलाता है। हमें कहेंगे कि हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आव्यूह रूप ए एक्स इक्वल टू बी में लिख दिया। इसी से हम वेरिएबल एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमें चूँकि ए इन्वर्स की ज़रूरत है तो पहले ए इन्वर्स निकालेंगे, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हो, उस मेथड से इन्वर्स आप निकाल लोगे। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आया है तभी तो ए इन्वर्स निकालेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 नहीं अगर आया है, डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट, इट मीन्स समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है, समीकरण निकाय हैज यूनिक सॉल्यूशन। हम ये भी कहेंगे समीकरण निकाय संगत है, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। चलिए ठीक है, तब तो इन्वर्स हम निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 आ गया तब तो ए इन्वर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो जब नॉट इक्वल टू 0 तभी ए इन्वर्स निकाला जाएगा। तब इसके लिए क्या होगा कि हमारी मैट्रिक्स क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब 0 आ जाने पर अब हम पहला काम ये करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे।
एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, मैट्रिक्स ए जो हमने माना है, बी क्या है, कांस्टेंट जो आया मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसमें भी दो कंडीशन है, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब हुआ समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और ये भी कहेंगे समीकरण निकाय जो है असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, उसका कोई हल नहीं निकलेगा। दूसरा केस हो गया कि यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी दो केस बनता है कि समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। संगत पोजीशन में समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। असंगत के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। लेकिन ये तो हमने आपको बता दिया, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ डज नॉट इक्वल टू 0 आया था तो यहाँ 0 आने वाली भी कंडीशन बता दी गई। लेकिन हमारे सिलेबस में यही पढ़ना हमें कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कुछ हैं जो पूछे जाते हैं, बस इतना ही कि बताइए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन संगत है कि असंगत है। तो संगत असंगत तो इसी से मालूम हो जाएगा, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू 0 संगत है और इक्वल टू 0 है तो उसमें संगत भी है असंगत भी है। इस तरह से हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश किया। इसके बाद इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 4.6 हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है।